नमस्ते बच्चों। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चौथा पार्ट रासायनिक बलगतिकी, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाएं वे परिवर्तन हैं जिनमें कोई एक विशेष गुणों वाला पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, मतलब नया पदार्थ बन जाता है, पुराना पदार्थ खत्म होकर समाप्त होकर, और नए पदार्थ के गुण अलग होते हैं। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, दोनों के गुणों में अंतर होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक हमेशा जानना चाहते हैं। पहली बात कि वह अभिक्रिया दी गई परिस्थितियों में, जब भी हम दी गई परिस्थितियों की बात करते हैं तो हम उपलब्ध ताप, दाब, अभिकारकों की सांद्रता और उत्प्रेरक की बात करते हैं। दी गई परिस्थितियों में वह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है, तभी उसका अध्ययन किया जा सकता है। अब अभिक्रिया होगी या नहीं वह उसकी मुक्त ऊर्जा से पता चलता है। यदि किसी अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है -G, तो वह अभिक्रिया संभव होती है, अन्यथा नहीं होती है। ऐसा हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारकों का कितना भाग उत्पाद में बदला जा सकता है। हमें यील्ड कितनी मिलेगी या उत्पाद कितना मिलेगा, वो पता लगाना चाहते हैं वैज्ञानिक। तीसरी बात, अभिक्रिया हो भी रही है, हमें उत्पाद भी मिल रहा है अच्छी मात्रा में, लेकिन उसमें समय कितना लग रहा है, मतलब अभिक्रिया का वेग, वो भी वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। रासायनिक बलगतिकी या जो अब हम पाठ पढ़ रहे हैं वो भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग, उनकी क्रियाविधियों और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। वो है रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। हमें सबसे पहले ध्यान देना है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर। इसकी डिटेल हमें पढ़नी है। यहाँ पर हमें यह जान लेना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं वेग के आधार पर 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटी गई हैं। अत्यंत तीव्र अभिक्रियाएं, ये 10 की पावर -12 सेकंड से 10 की पावर -16 सेकंड में ही हो जाती है। हमने इंग्रेडिएंट लिया या एक से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट थे, रिएक्टेंट्स हमने लिए, उनकी क्रिया 10 की पावर -12 से 10 की पावर -16 सेकंड में ही एकदम से संपन्न हो जाती है और हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। उसे अत्यंत तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिक्स किए जाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप मिल जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप मिल जाएगा और इसमें बहुत कम समय लगता है। यह अत्यंत तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो कम तीव्र होती हैं, या हम उन्हें मंद अभिक्रिया कह सकते हैं। ये जो मंद अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं मापन योग्य होती हैं, इनका वेग मापा जा सकता है। प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा अध्ययन इन्हीं का किया जाता है। तीसरी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं अत्यंत मंद अभिक्रियाएं, बहुत धीमी गति से चलती हैं, उनको पूर्ण होने में वर्षों का समय भी लग जाता है।
उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, या फिर इसके और उदाहरण है जैसे कि कोयले के कार्बन का हीरे में बदलना, जीवाश्मी ईंधन का बनना, है सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेती हैं, अत्यंत मंद गति से होती हैं। प्रयोगशाला में रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम मंद अभिक्रियाओं जिनका वेग मापन योग्य होता है उनका अध्ययन करते हैं। ऐसी कुछ अभिक्रियाएं आपके सामने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन, एस्टर यहाँ से टूट जाता है। NaOH की उपस्थिति में NaOH भी टूट जाता है, तो एक तरफ Na CH3COONa और C2H5OH। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है इक्षु शर्करा का प्रतिपन। इक्षु शर्करा मतलब गन्ने की चीनी, केन शुगर बोलते हैं इसको। इसका प्रतिपन, इसका सूत्र होता है C12H22O11। बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सुक्रोज भी बोलते हैं इसको। इसकी जब जल के साथ क्रिया करवाते हैं या इसका जल अपघटन करवाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का एक एक अणु प्राप्त होता है, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का। इस पूरी क्रिया में इक्षु शर्करा का ध्रुवण बदल जाता है। यह D से इसका जो मिक्सचर प्राप्त होता है वो L में बदल जाता है। पहले जो शर्करा होती है, सुक्रोज होती है, वो प्रकाशिक रूप से D समावेवी होती है, लेकिन जैसे ही उसका जल अपघटन हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है, वह L समावेवी में बदल जाता है। इसको प्रतिपन कहा जाता है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय अपघटन N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसको जब ताप की उपस्थिति में इसका अपघटन किया जाता है, यह अभिक्रिया भी मापन योग्य होती है और प्रयोगशाला में इसको मापा जाता है। अब हमें अभिक्रिया के वेग से संबंधित सूत्र करने हैं, उसकी परिभाषा करनी है, जिससे कि हम उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जो भी अभिक्रिया होगी उसमें अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। इनकी सांद्रता में प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता है, या हम कहें सांद्रता में परिवर्तन की जो दर होती है, उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। क्रियाकारक को हम R से शो करते हैं, रिएक्टेंट, और उत्पाद को हम P से शो करते हैं, प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया के वेग को दो प्रकार से निकाला जा सकता है। एक क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन और दूसरा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो अगर हमें क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन लेना है, तो क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ती है तो हम उसके लिए सूत्र लिखते हैं, क्रियाकारक की सांद्रता तो घटती है, तो हम उसके लिए क्या सूत्र लिखते हैं? अभिक्रिया का वेग बराबर R की सांद्रता में कमी, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी और उस कमी में लगा समय। R की सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय। यदि T1 समय पर, अब क्योंकि हमें समय की भी बात देखनी है, कमी की भी बात देखनी है, तो हमें दो की तुलना करनी पड़ती है। T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता थी R1। सांद्रता को हम बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे हमेशा। T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता थी R2। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? R2 माइनस R1। इसको हम डेल्टा R से शो करते हैं, डेल्टा मतलब परिवर्तन। तो अभिक्रिया के वेग का सूत्र आपको याद रखना है। अगर अभिकारकों की बात होती है तो अभिक्रिया के वेग का सूत्र होता है माइनस डेल्टा R
बटा डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा आर है R2 माइनस R1 अंतिम सांद्रता क्रियाकारक की, और उसमें से प्रारंभिक सांद्रता को घटा देंगे, और डेल्टा टी T2 माइनस T1 समय में होने वाला परिवर्तन। तो इस सूत्र को बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी हमें क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बता दिया जाए, इतने से इतने हो गई, इतने से इतने हो गई, और समय भी बता दिया जाए कि इतने समय में हो गई, तब अभिक्रिया के वेग को हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। और अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये है सांद्रता क्रियाकारक की और ये समय। तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। स्टार्टिंग में जब समय 0 था, अभिकारक की सांद्रता मैक्सिमम थी। धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है जैसे जैसे समय बीत रहा है। अभिक्रिया के वेग को उत्पाद के रूप में भी दिखाया जा सकता है। अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी थी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा वृद्धि में लगा समय। तो यदि T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता P1 रही हो और T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता P2 हो गई हो, तो उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन P2 माइनस P1 होगा, और अभिक्रिया का वेग डेल्टा P ये प्लस में रहेगा क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, डेल्टा P बटा डेल्टा T। यह है उत्पाद की सांद्रता के अनुसार अभिक्रिया का वेग। और यदि हमें इसे ग्राफिकली दिखाना हो तो उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में 0 होती है, धीरे धीरे सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो हम इस प्रकार का ग्राफ दिखाते हैं। अभिक्रिया वेग की इकाई मात्रक किस में शो किया जाता है, इसको ध्यान दें। ये है सांद्रता और ये है समय। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोल लीटर इनवर्स लीटर -1 में आ गया क्योंकि नीचे था। अकेले सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और नीचे है समय। तो हम इसमें समय को मिनट में भी दिखा सकते हैं, सेकंड में भी दिखा सकते हैं। तो आप देखें इसकी इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट या मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न 1। प्रश्न देखते हैं। क्रियाकारक R से P में परिवर्तन होता है। इसके लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोल से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रता हो गई, ये अंतिम सांद्रता हो गई क्रियाकारक की, और ये 25 मिनट परिवर्तन में लगा समय। तो हमें इसके वेग की गणना करनी है सेकंड और मिनट दोनों में। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। क्रियाकारक परिवर्तित हो रहा है प्रोडक्ट में। क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता R1 0.02 मोल, अंतिम सांद्रता R2 0.03 मोल, डेल्टा टी परिवर्तन में जो समय लगा है वो हमें सीधा दे दिया है 25 मिनट। हमें निकालना है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया वेग, अगर क्रियाकारक के अनुसार हमें वेग निकालना होता है तो सूत्र है माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। डेल्टा आर हम जानते हैं R2 माइनस R1
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस अंतिम सांद्रता है 0.02, यहाँ कुछ गलती हो गई, प्रारंभिक सांद्रता 0.03 थी, क्रियाकारक की सांद्रता है घटती है, अंतिम सांद्रता है 0.02। 0.02 माइनस 0.03 R2 माइनस R1 अपॉन 25 माइनस 0.03 में से 0.01 को घटाते हैं, माइनस 0.01 25 माइनस और माइनस प्लस 0.01 बटा 25। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उत्तर आता है 4 गुणा 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। क्योंकि सांद्रता मोल में दे रखी है तो मोल प्रति लीटर में आएगी है और प्रति मिनट। अब आगे हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो दोनों में पूछा गया है, प्रति मिनट में भी पूछा गया है और प्रति सेकंड दोनों में पूछा गया है। तो हमने ये प्रति मिनट में निकाल लिया। इसी को प्रति सेकंड में निकालना हो, प्रति सेकंड, तो हम इसे 60 से भाग दे देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 6.66 गुणा 10 की पावर -6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो हम इस प्रकार से इसे हल करते हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न, सिर्फ डिजिट्स चेंज थी, बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया। आपको वो प्रश्न दिखाते हैं, देखिए। ए से बी परिवर्तन हुआ अभिक्रिया में, अभिकारक की सांद्रता 0.05 मोल से, ये प्रारंभिक सांद्रता हो गई, 20 मिनट में यह समय हो गया डेल्टा टी, परिवर्तित होकर 0.03 मोल हो जाती है। तो 0.05 प्रारंभिक सांद्रता, 0.03 अंतिम सांद्रता। औसत वेग की गणना सेकंड और मिनट दोनों इकाइयों में करें। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मान फर्क है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी हमने जो पढ़ा अभिक्रिया का वेग, वो बिल्कुल साधारण अभिक्रिया के लिए पढ़ा, जिनमें क्रियाकारक का 1 मोल लिया था और उत्पाद का भी 1 ही मोल लिया था। अब हम ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें क्रियाकारक या क्रियाफल 1 से अधिक मोल में उपस्थित होते हैं, उनके 1 से ज़्यादा मोल उपस्थित होते हैं। उन्हें किस प्रकार से किया जाता है, उदाहरण के साथ भी करेंगे इसको। तो एक अभिक्रिया का प्रकार है 2A, मतलब A के 2 मोल आपस में क्रिया करते हैं, उत्पाद बनते हैं C और D। 2A से C और D बनते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक बात बच्चों याद रखना कि किसी भी अभिक्रिया का वेग या तो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर से ज्ञात किया जा सकता है, या किसी भी उत्पाद की, जब क्रियाकारक 1 से ज़्यादा हो या उत्पाद 1 से ज़्यादा हो,
तो उनमें से किसी एक की सांद्रता में परिवर्तन की दर ज्ञात की जा सकती है। तो हम यहाँ पर इस अभिक्रिया में 3 रसायनों से अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ए जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता में कमी की दर, सी जो उत्पाद है की सांद्रता में वृद्धि की दर, और डी की सांद्रता में वृद्धि की दर। तो इनकी वृद्धि की दर ज्ञात कर सकते हैं, इसकी कमी की दर कोई एक ले लें। तो अभिक्रिया का वेग v डी ए बटा डी टी, डी का मतलब सांद्रता परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन, ब्रैकेट का मतलब क्या है सांद्रता, ए की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, बटा डी टी परिवर्तन में लगा समय। आपको परिवर्तन में लगा समय हमेशा बताया जाएगा परीक्षा में। 1/2 का मतलब है यहाँ पर ए के 2 मोल थे, तो हमें यहाँ पर उल्टा करना पड़ता है। यहाँ वेग निकालते समय हम 2 को नीचे ले लेंगे, 1/2, और माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि क्रिया कारक है। जब हम क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर से वेग ज्ञात करते हैं तो ऊपर क्रिया कारक की सांद्रता, नीचे सांद्रता में परिवर्तन, नीचे उसके परिवर्तन में लगा समय, और उसके साथ जो भी उसकी स्टोइकियोमेट्री बता रही है, जैसे 2 यूज हो रहे थे तो 1/2, और क्रिया कारक है तो इधर माइनस आएगा। यही अगर हम क्रिया फल के लिए करते हैं, क्रिया फल के लिए करने के लिए हम सी की बात करेंगे। तो सी की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, इससे पहले कुछ नहीं लगा तो हम यहाँ भी कुछ नहीं लगा रहे, परिवर्तन में लगा समय डी टी। इसको हम डी की सांद्रता में परिवर्तन से भी कर सकते हैं, डी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो हम किसी भी एक से ज्ञात कर सकते हैं, 1, 2, 3। ऐसी ही एक अभिक्रिया बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, उसे करते हैं हम। 5Br नेगेटिव, ये ब्रोमाइड आयन है जो जलीय विलयन में उपस्थित है। क्रिया करते हैं ब्रोमेट आयन से, BrO3 नेगेटिव, और यह क्रिया अम्लीय माध्यम में होती है तो H पॉजिटिव भी है। 3 क्रिया कारक हैं यहाँ। क्रियाफल 3 ब्रोमीन गैस के अणु बनते हैं, ब्रोमीन गैस के 3 अणु, साथ में बनते हैं जल के 3 अणु। ये क्रिया कारक है, ये क्रियाफल है। हम किसी भी एक का, इन 5 में से किसी भी एक का प्रयोग करके अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर, पहले हम ब्रोमाइड आयन की सहायता से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा Br नेगेटिव मतलब ब्रोमाइड आयन की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। ये ब्रोमाइड आयन, ये उसकी सांद्रता, ये उसकी सांद्रता में हुआ परिवर्तन, अपॉन इस परिवर्तन में लगा समय। अब चूंकि यह क्रिया कारक के बारे में बात हो रही है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। इसके 5 मोल भाग ले रहे थे तो हम लगाएंगे 1/5। दूसरा, हम ब्रोमेट आयन की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्रिया कारक है तो स्टार्टिंग में माइनस आएगा। इसके आगे कुछ नहीं लगा, इसका 1 ही मोल भाग ले रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे। ब्रोमेट आयन की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन इस परिवर्तन में लगा समय। तीसरा तरीका, हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्रिया कारक है। माइनस इसके 6 मोल भाग ले रहे हैं तो 1/6। ये विशेष बात है जो आपको सीखनी है।
सांद्रता में परिवर्तन, किसकी सांद्रता में? H पॉजिटिव की। परिवर्तन में लगा समय। ब्रोमीन गैस, क्योंकि ये उत्पाद है तो प्लस, 3 मोल है तो 1/3। सांद्रता में हुआ परिवर्तन डेल्टा, परिवर्तन में लगा समय। ये भी 3 है, 1/3। डेल्टा वाटर, परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। इस तरह से इस अभिक्रिया को हम लिखते हैं और इनमें से किसी भी एक संबंध के द्वारा हम इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण है लघुत्तरात्मक प्रश्न 2, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि इस प्रकार से एक क्रियाकारक है A, जिसके 2 मोल क्रिया करते हैं आपस में और बनता है उत्पाद। यहाँ पर आपको दे रखा है A की सांद्रता 10 मिनट में। आप किताब में इस प्रश्न को पढ़ें। A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो हमें इसके लिए वेग की गणना करनी है। वेग बराबर, ये हमने समीकरण लिख दी, इसको स्टोइक्योमेट्री समीकरण बोलते हैं। वेग बराबर, पहले हम यहाँ लिख देते हैं जो जो सांद्रताएं हमें दी गई हैं। इसकी प्रारंभिक सांद्रता R1 0.5 मोल पर लीटर और R2 0.4 मोल पर लीटर और परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी 10 मिनट। वेग का सूत्र हम कर चुके हैं, क्योंकि हमें क्रियाकारक दे रखा है माइनस डेल्टा ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। लेकिन क्योंकि इसके 2 मोल हैं तो हमें यहाँ पर 1/2 लगाना चाहिए। माइनस इस 2 के लिए आ जाएगा 1/2। A की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, माइनस 1/2। बस आपको यही बात सीखनी है कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं आती हैं तो हम उसको कैसे हल करते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। माइनस 0.5, परिवर्तन में लगा समय 10 मिनट, माइनस 1.2 गुणा माइनस 0.1 बटा 10। इसको हल करते हैं। माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.01 बटा 20। इस पॉइंट को हटा देंगे, 1/200। इसको सॉल्व करेंगे, 1 में 200 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.5 गुणा 10 की पावर -2। इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं 5 गुणा 10 की पावर -3 मोल
ऊपर दे ही रखा है सांद्रताएं प्रति लीटर और समय मिनट में था, प्रति मिनट। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, इनको प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपको बोर्ड परीक्षा का प्रश्न बताया है, दोबारा दिखा देती हूँ वो प्रश्न, आप उसको नोट कर लें और उसको हल करने का प्रयास करें। ए से बी में परिवर्तन होता है, यह अभिक्रिया है। अभिकारक की सांद्रता 0.05 मोल से घटकर 0.03 मोल हो जाती है। R1 R2 डेल्टा टी है 20 मिनट। जो आपको अभी लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 करवाया, बिल्कुल उसी जैसा प्रश्न है, इसको हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।